नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरएनए बाय अंकित अवस्थी सर पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि आपको एक बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सीखने में मदद करेगा। इस बात पर हम चर्चा करें उससे पहले आपको थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी देना चाहिए। मैं ये चेक करूं, एक बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही, हाँ ठीक है, हाँ जी, हाँ। तो मुद्दा क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया से आपका कोई भी जानने वाला सिंगापुर नौकरी करने गया हुआ है। हम इसको पहले समझते हैं और फिर आज के विषय पर लौट कर आएंगे। मान लीजिए कि आप देश में इंडिया में रहते हैं और आपका कोई जानने वाला सिंगापुर गया हुआ है, नौकरी करने गया हुआ है या फिर पढ़ाई करने गया हुआ है या घूमने गया हुआ है। अब आपको पता चलता है कि उन्हें वहां पैसे की जरूरत है। आप पैसा कैसे ट्रांसफर करेंगे? आप कहेंगे क्यों नहीं कर सकते, उनके अकाउंट में डालेंगे, वो अकाउंट से वहां किसी बैंक में जाकर के पैसा निकाल लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही तो होता आया है अभी तक। आपके पास बैंक अकाउंट है, आप वहां जाएं, अपनी ही उस बैंक की कोई ब्रांच को वहां ढूंढें और पैसा निकाल लें। बोले नहीं नहीं सर, दूसरे बैंक के अंदर ब्रांच ढूंढने की क्या जरूरत है, हम दूसरा तरीका भी तो जानते हैं। हमने कहा क्या तरीका जानते हो? बोले सर तरीका ये होगा कि हमने उनके बैंक के खाते में पैसे डाले, वो वहां जाकर एटीएम कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पैसा विड्रॉ कर लिए। हमने कहा चलिए ये भी ठीक है, लेकिन मैंने कहा रुको, आप यहां से रुपया डालोगे, वो वहां जाकर सिंगापुर में सिंगापुर का डॉलर कैसे बाहर निकालेगा? बोले सर तो इसका मतलब ये हुआ कि उस देश के एटीएम से अपना पैसा बाहर निकालने के लिए वो एटीएम भारत के एटीएम को सपोर्ट करता हो, ये भी जरूरी है, और दूसरा वो बैंक आपको डॉलर में बदलकर रुपया दे, ये भी जरूरी है। हमने कहा हाँ तो ये तो बात सही है। इसका मतलब सर ये इतना आसान काम तो देख करके नहीं लग रहा। उल्टा चर्चा करते हैं सर। मान लीजिए कि कोई भी बच्चा बाहर नौकरी करने गया हुआ है सिंगापुर में और अपने पेरेंट्स को वो धन भेजना चाहता है, जिसे आप रेमिटेंस कहते हैं। वो डॉलर भेजा इंडिया। सर डॉलर क्या बैंक से बाहर निकल जाते हैं क्या? नहीं, आप किसी भी बैंक से डॉलर बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो फिर क्या होता है, डॉलर को कन्वर्ट करा के रुपया निकालते हैं, क्योंकि डॉलर तो आपके देश में चलता ही नहीं है। आपके देश की मुद्रा तो रुपया है ना, तो डॉलर कन्वर्ट होता है रुपए में और आपको रुपया मिलता है। लेकिन सर क्या ये तुरंत हो जाता है क्या? नहीं, इसमें भी टाइम लगता है। फॉरेक्स आता है, बैंक में पहुंचता है, बैंक वाले आपसे पहले कंफर्मेशन लेते हैं, फिर उस फॉरेक्स का एक्सचेंज रेट वसूलते हैं। एक्सचेंज रेट का मतलब कि अगर मान लीजिए $1 इस समय इतने रुपए का चल रहा है, तो ₹1 तो हमारा बैंक का चार्ज है या ₹2 तो हमारा बैंक का चार्ज है प्रति डॉलर, और उसके बाद हम आपको रुपए में कन्वर्ट करके देंगे। ये पूरा प्रोसेस बहुत लेंदी होता है। उदाहरण के लिए जो हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं, इन्हें भी फॉरेक्स प्राप्त होता है ना। फॉरेक्स का मतलब बाहर से कोई भी धन आया, कोई भी यूट्यूबर है उसको भी विदेश से पैसा आता है जो उनके व्यूज के ऊपर आता है। वो जो फॉरेक्स आता है ना, तो इतना आसानी से नहीं आ जाता है कि टक से मोबाइल में बैलेंस बजा और आपके पास पैसा आ गया। नहीं, वो पहले अकाउंट में आता है, फिर मेल से कंफर्मेशन होता है और उसमें एक लंबा समय लगता है। अब आप इस बात को क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं कि भारत और सिंगापुर ने अब ये जो समय लगने वाला प्रोसेस है ना, ये खत्म कर दिया है। कैसे खत्म कर दिया है? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग फिलहाल पेटीएम से, फोन पे से, भीम यूपीआई से अपने किसी दोस्त को पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, नंबर डाला और पैसा ट्रांसफर, इतना तेजी से अब आप सिंगापुर में गए किसी भी व्यक्ति को आप यहां बैठकर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। बोले मतलब ये आप तो यहां से रुपया ट्रांसफर करेंगे, लेकिन वो सिंगापुर में है तो उसके अकाउंट में डॉलर ही चमकेगा, और उल्टा वहां से वो डॉलर ट्रांसफर करेगा, आपके अकाउंट में रुपया चमकेगा। इतना फास्ट? सर ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है? हमने कहा सरकारें चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, और ऐसा किया है भारत की और सिंगापुर की सरकार ने आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके। वर्ष 2018 में जब नरेंद्र मोदी जी सिंगापुर गए थे, तब वहां जाकर कहकर आए थे कि भारत भविष्य में फाइनेंस को टेक्नोलॉजी से जोड़कर एक उभरता हुआ देश है, जहां पर फिनटेक कंपनीज जबरदस्त तेजी से ग्रो कर रही हैं। लगभग 23 कंपनीज यूनिकॉर्न बनने की लाइन में खड़ी हैं। ऐसी स्थिति में भारत का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि भारत ने अकेले एक साल में जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन किया है वो अमेरिका, यूके, फ्रांस, इन सब देशों से ज्यादा है। दैट मीन्स इंडिया टेक्नोलॉजी के आधार पर यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस है उसका उपयोग करके जबरदस्त तेजी से आगे बढ़ रहा है।
कोई बात नहीं, सिंगापुर को यह ऑफर पसंद आया। बोले सर इससे तो बहुत फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि फिलहाल जो बैंक के डर के मारे ट्रांजैक्शन स्लो होते हैं, जैसे मैं आपको अपना बताऊं कि अगर कोई 2-4 पैसा आ भी गया तो वो अकाउंट में इसीलिए डला रहता है, जिस अकाउंट में डला है कि अरे यार कौन मगजमारी करेगा, इस मेल की रिप्लाई कौन करेगा, ठीक है पड़ा रहने दो, कहां जा रहा है, इंतजार में ही डला हुआ है। वो पैसा नहीं आया है तो फिर पता चल रहा है कि अरे छोड़ो यार, आएगा तब देख लेंगे, इतना सा ही तो पैसा आया है। तो कहने का मतलब क्या है ना, एक स्लोपन आ जाता है ना, धीमी गति हो जाती है। उस धीमी गति को अब तत्परता के साथ, क्योंकि पैसा जितना तेजी से आएगा उतना तेजी से खर्च भी होगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने सिंगापुर के साथ रियल टाइम ट्रांसफर किया है। भारत ने पहली बार किसी देश के साथ रियल टाइम यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट कर लिया है, और वो सक्सेसफुली चालू भी हो गया है। आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर हमारे यहां तो यूपीआई है, सिंगापुर में क्या है? उनके यहां पर पे नाउ है। जैसे अपने यहां पर यूपीआई काम करता है, ऐसे सिंगापुर में पे नाउ नाम से एक ऑप्शन है, ठीक है। तो उनका पे नाउ और हमारा यूपीआई दोनों को इंटीग्रेट किया गया है, और उस इंटीग्रेशन को प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया गया है। तो उम्मीद है अब आपको यह बात समझ में आ जाए। आप में से कुछ विद्यार्थी इस सवाल को पूछ सकते हैं, लेकिन सर एक बात बताओ, हमने कहा बताइए। बोले सर ऐसा भी तो होता है ना कि भारत की तरफ से पहले भी बहुत सारे देशों के साथ एग्रीमेंट किए गए हैं। तो बहुत सारे देशों के साथ एग्रीमेंट किए गए हैं, उनमें और इसमें क्या अंतर है? अंतर यह है कि आपसे पहले जो अभी तक एग्रीमेंट हुए हैं वो इस तरह से हैं कि एक इंडियन व्यक्ति अगर विदेश घूमने जा रहा है और उसे वहां पर पेमेंट करना है तो वो अपने मोबाइल के पेटीएम से पेमेंट कर सकता था, या फिर जो उसके यहां का यूपीआई है उससे पेमेंट कर सकता था। अब तक तो यह हुआ था। हमने अब अपने देश के एप्लीकेशन को उनके देश के एप्लीकेशन से इंटीग्रेट कराने का काम कर लिया है। अपना सरकारी और उनका सरकारी अब मर्ज हो चुका है। मतलब एक तरीके से इंडिया की जो रीच है वो ग्लोबल हो गई है। तो बोले सर हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं कि इंडिया का यूपीआई अब यहां भी चलेगा। बिल्कुल, इंडियंस कहीं पर भी यूपीआई यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडिया की कंपनी सरकारी और दूसरे देश की सरकारी कंपनी का पहली बार यह इंटीग्रेशन हुआ है, इसलिए यह न्यूज खास है। समझ में आ गया? तो भारत के यूपीआई से सिंगापुर का पे नाउ जुड़ गया है, ठीक है। तो इंडिया सिंगापुर लॉन्च यूपीआई पे नाउ लिंकेज, ये खबर बनी। भारत के प्रधानमंत्री समेत सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने अपने आरबीआई के गवर्नर और सिंगापुर के गवर्नर जो हैं, वहां की जो मतलब मॉनेटरी जो संस्था है उसके गवर्नर के साथ बैठकर सबने जूम मीटिंग के माध्यम से इसको किया है। बाय द वे सिंगापुर है कहां? बहुत ही खास जगह पर उपस्थित है। ये स्टेट ऑफ मलक्का जो देख रहे हैं आप, बंगाल की खाड़ी से निकलकर जब आप जाते हैं साउथ चाइना सी की तरफ, तो यहां पर बिल्कुल कॉर्नर पर जमा हुआ है सिंगापुर। बहुत ही छोटू सा देश है, लेकिन गजब तरीके का डेवलपमेंट है। पोर्ट ऑफ कॉल के तरीके से काम करता है। यहां पर बड़ी मात्रा में आकर के जहाज अपना सामान अनलोड और लोड करते हैं, ठीक है। कहां के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या परीक्षा में इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या? बिल्कुल इसका इंपॉर्टेंस है, और इसका इंपॉर्टेंस है गवर्नेंस के अंदर, जीएस पेपर 2 के अंदर। क्या कभी हमारे इनसे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं? बिल्कुल पूछे गए हैं। भीम यूपीआई से यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में सवाल पूछा गया है। इसी प्रकार से आपके एमपीएससी यानी कि जो मध्य प्रदेश पीएससी है उसके अंदर यूपीआई से संबंधित सवाल पूछा गया है 2020 के अंदर। आरबीआई का जो ग्रेड बी का एग्जाम होता है 2022 में, उसके अंदर भी यूपीआई से सवाल पूछा गया है। यानी कहने का अर्थ यह है कि ये जो विषय आज हम चर्चा में ले रहे हैं, यह विषय परीक्षाओं का बहुत पसंदीदा सवाल है। स्टेट पीसीएस, आरबीआई और यूपीएससी के एग्जाम्पल मैंने दिखा दिए, और भी ना जाने कितने प्रकार के एग्जाम्स में यह ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, 24/7 यहां पर सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा, यह इस आधार पर डेवलप किया गया व्यवस्था है। कौन कौन मिला है? तो यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ आपस में मिला है। इसका मुख्य आधार है। प्रधानमंत्री ने बकायदा अपने द्वारा इस बात को पूरी तरह एक्सप्लेन किया है। का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। मैं भारत और सिंगापुर के लोगों को, प्रधानमंत्री ने लंबा चौड़ा भाषण दिया है, मैं कंटेंट दे दूंगा, सुन लीजिएगा। ऐसे ही सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भी भारत को कांग्रेचुलेट किया है। Since then, our two central banks have been working on this in earnest.
इन्होंने भी खूब सारी बातें कर दी और आप यहां पर देख सकते हैं भारत की तरफ से शक्तिकांत दास जी प्रेजेंट थे, आरबीआई के हेड थे, और इनकी तरफ से मिस्टर रवि मेनन प्रेजेंट थे जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के हेड थे। याद रखिएगा, जैसे अपने यहां पर आरबीआई होती है, ऐसे सिंगापुर के अंदर आरबीआई के स्थान पर मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर कार्य करती है, और उसमें जो हेड हैं, जो उसके एमडी हैं, उनका नाम मिस्टर रवि मेनन है। ये भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं, लेकिन सिंगापुर में इन्हें दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ गवर्नर का अवार्ड मिल चुका है, यानी कि ये यहां की जो मुख्य जो संस्था है उसके हेड हैं और काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। मिस्टर ली हेंग लूंग जो हैं वो यहां के प्रधानमंत्री हैं सिंगापुर के, और इन्होंने बकायदा 2018 में पहले इस तरीके से इसका अनाउंसमेंट किया था, जो आज रियलिटी बन चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा ये काम कैसे करता है। इंडिया से सिंगापुर आपको कुछ भेजना है, अपने मोबाइल की नेट बैंकिंग ऑन करिए, यूपीआई ऑन करिए, रेमिटेंस पर जाइए, एग्री करिए, सिंगापुर का मोबाइल नंबर डालिए, प्रोसीड कर दीजिए, अमाउंट डालिए। इसमें एक्सचेंज रेट्स जो है ना वो सेम डे तुरंत काम करेंगी। यूपीआई पर पासवर्ड डाला, काम हो गया। अब रिवर्स सोचते हैं, अगर सिंगापुर से इंडिया भेजना हो, वहां से पे नाउ यूज करना है, ओवरसीज ट्रांसफर पर जाइए, यूपीआई सेलेक्ट करिए, अकाउंट का यूपीआई लिंक डालिए, जैसे हर व्यक्ति का अपना यूपीआई लिंक होता है, वो डाला, ट्रांसफर किया, सक्सेसफुली डन। मतलब सोचकर देखिए कि ये प्रोसीजर इतना फास्ट है कि इसके अंदर आपने अपना यूपीआई डाला, उन्होंने अपना पे नाउ आईडी डाला, दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन बीच में वो पैसा एक्सचेंज रेट लगा के ट्रांसफर हो जा रहा है। सोचकर देखिए, यानी मैंने पैसा इंडियन करेंसी में डाला है, वो अपने आप एक्सचेंज रेट अप्लाई करके डॉलर में ट्रांसफर हो जा रहा है। बहुत फास्ट तरीका हो गया। एक्सचेंज रेट का पैसा नहीं कटेगा क्या? इसमें कटेगा, लेकिन माना जा रहा है यह तुलनात्मक रूप से 10% सस्ता होगा। किसकी तुलना में? अन्य जो तरीके हैं उन सब की तुलना में। इसी तरह से ये लोगों को मोटिवेट करेगा। लगभग 6.5 लाख भारतीय सिंगापुर में रहते हैं, लगभग $1 बिलियन से ज्यादा का हम लोग रेमिटेंसेस एक्सचेंज करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि ये कार्य होने लगेंगे तो निश्चित ही आर्थिक गति आएगी। ठीक है, यहां पे बकायदा प्रॉपर तरीके से ये हैं वो वहां के एमडी, ये हैं हमारे आरबीआई हेड, इन्होंने आपस में मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करके लाइव डेमो दिखाया है कि देखिए तुरंत पैसा ट्रांसफर कैसे होता है। So to my audience members, let me give you a brief description of what's happening right now. MD Menon has launched the MD मेनन साहब ने अपनी तरफ से इंडिया का यूपीआई आईडी अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे डाला, पैसे ट्रांसफर किए, लाइव चल रहा है। इधर से इन्होंने शक्तिकांत दास जी ने इंडियन बैंक का एप्लीकेशन ओपन किया, यहां से एमडी मेनन का यूपीआई आईडी डाला, पैसा ट्रांसफर किया, दोनों ने एक दूसरे को राइट टाइम पर पैसा एक्सचेंज किया। ये लो लाइव तरीके से उन्होंने पैसा ट्रांसफर किया मीटिंग के दौरान, और बाय द वे उसी समय पर पैसा ट्रांसफर वैसे हुआ जैसे अपन यूपीआई करते हैं। इधर इनको रिसीव भी हो गया। है इंटरेस्टिंग, ये टेक्नोलॉजी है। सोचो इतना दूर बैठे हुए किसी देश से पैसा यूं चुटकी भर में ट्रांसफर हो जा रहा है। ये निश्चित ही भविष्य की बहुत सी संभावनाओं को जन्म देता है। ठीक है, जिन एमडी मेनन साहब का मैंने नाम बताया उन्हें एशिया पैसिफिक का, रवि मेनन जो नाम है इनका, इन्हें एशिया पैसिफिक का गवर्नर बेस्ट माना गया है। अब मोबाइल नंबर और क्यूआर कोड के जरिए आप पैसे भेज सकेंगे। लगभग 6.5 लाख भारतीय यहां रहते हैं। यूपीआई और पे नाउ क्या है? ये ऑलरेडी काफी ज्यादा चर्चित चीजें हैं, इनके बारे में हमने पहले भी खूब सारी बातें आप लोगों से चर्चा में दी हैं। फिर भी मैं इसका प्रॉपर तरीके से कंटेंट आप लोगों को यहां पर ऐड करके उपलब्ध करा रहा हूं। टॉप 5 रेमिटेंसेस जो देश प्राप्त करते हैं उनमें नंबर 1 पर इंडिया है, फिर मैक्सिको, फिर चाइना और फिर फिलीपींस और इजिप्ट आते हैं। यदि हम ये पूछे कि इंडिया को सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहां से मिलता है, तो यूएस से, फिर यूएई से, फिर यूके से, फिर सिंगापुर से। चौथे नंबर पर हम सिंगापुर से सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करते हैं। यूपीआई कब लॉन्च हुआ था? 2016 के अंदर लॉन्च हुआ था।
इसको कौन तैयार करता है? भारत सरकार तैयार करती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से। यह है क्या? यह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, सरकारी है, मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर चलता है। यूपीआई भारत सरकार के द्वारा विकसित किया गया, रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन इसको नियंत्रित करती है। यूपीआई के अंदर होता क्या है? आपका रियल टाइम पैसा ट्रांसफर होता है, आईएमपीएस के माध्यम से यह वर्क करता है। यूपीआई को काम करने के लिए आईएमपीएस सुविधा का उपयोग किया जाता है। पैसे ट्रांसफर करने के सामान्यतः 3 तरीके यूज में लिए जाते हैं, जिनमें एक एनईएफटी, एक आईएमपीएस और एक यूपीआई है। यूपीआई को क्या बिना इंटरनेट के भी यूज किया जा सकता है? जी हां, यदि आप यूपीआई 123 पे यूज करेंगे तो इसे ऑफलाइन मोड पर भी यूज किया जा सकता है। इंडिया के अंदर अगर फिलहाल की जानकारी देखें तो इंडिया डिजिटल पेमेंट 2022 के अंदर यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस की इकोनॉमीज को कंबाइंडली हटा चुका है, पीछे छोड़ चुका है। यह हाल ही में भारत के द्वारा 2023 में IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर यह सूचना जारी की गई थी। ठीक है, भारत के यूपीआई रिकॉर्ड जो है वो ट्रिलियंस में है। हमने 125.9 ट्रिलियन रुपीस के ट्रांजैक्शंस किए हैं, लगभग 74 बिलियन ट्रांजैक्शन हमने एक बार में किए हैं। दुनिया भर के यूके, फ्रांस, यूएई, ओमान, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, मलेशिया, इन सभी देशों के अंदर अब यूपीआई को एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन रियल टाइम ट्रांसफर फिलहाल सिंगापुर के साथ ही हुआ है। हाल ही में इंडिया ने एमओयू 13 देशों के साथ 13 फरवरी को साइन किया है यूपीआई के लिए, ताकि हम लोग उनके साथ पैसा ट्रांसफर कर सकें। ऐसे ही इंडिया, जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं, उन लोग भी यूपीआई का सिस्टम यूज कर पाएंगे, जिसके ऊपर अमेरिका और चीन चिंतित हैं कि भारत का एक एप्लीकेशन पूरी दुनिया पर राज करने के लिए कैसे बाहर आ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड जैसी सुविधाएं गौण सिद्ध होती जा रही हैं। आप में से भी बहुत से लोगों ने शायद ही लंबे समय से एटीएम कार्ड का उपयोग नहीं किया होगा। भारत की यह तकनीकी क्रांति दुनिया के लिए चिंता का सबब फिलहाल बनी हुई है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इसे जरूर अपने साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप लोगों को कल सुबह तक एक सरप्राइज मिलने वाला है, चैनल पर बने रहें। आप लोगों की डिमांड पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आप लोगों ने शायद उम्मीद ही छोड़ दी होगी। मैं उम्मीद आपसे यह करता हूं कि कल सुबह तक आप इस चैनल पर अपने सब्सक्राइबर साथियों की संख्या 3 लाख पहुंचा चुके होंगे, और 3 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे, मैं आप लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त मनपसंद तोहफा साझा करूंगा। देखते हैं कितना जल्दी आप 3 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाते हैं। संभव है कि आप सुबह तक वो सब्सक्राइबर वो पहुंचा दें, और सुबह जैसे ही सब्सक्राइबर पहुंचे हम तुरंत आपके साथ एक गजब की सूचना साझा करेंगे। यकीन मानिए आप निराश नहीं होंगे। फिलहाल के लिए जानकारी ये जान लीजिए कि हमारा जो एप्लीकेशन है RNA बाई अंकित अवस्थी, जिसका मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, उस पर 1 मार्च से पेड क्लासेस शुरू हो रही हैं। पेड क्लासेस में हम आप लोगों के लिए 4 सब्जेक्ट स्टेट PCS SSC रेलवे वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी शुरू कर रहे हैं। मात्र 1999 में आप लोगों के लिए कोर्स है, बोर्ड से ही पढ़ाया जाएगा, दोनों भाषाओं में होगा। लाइव क्लास अगर अटेंड नहीं कर पाए तो उस क्लास को आप रिकॉर्डेड भी फॉर्म में देख पाएंगे। एक बार नहीं, जब तक आप देखना चाहें तब तक देख पाएंगे। साथ में उसको आप नोट्स भी बना सकेंगे, और नोट्स हम लोग भी उपलब्ध कराएंगे। प्रॉपर टेस्ट होंगे, प्रॉपर डाउट सेशन भी होंगे, और आप इन क्लासेस को वहां पर अच्छे से उपयोग में ले पाएंगे। चलिए देखते हैं कल तक यदि आप लोगों ने हमारे सब्सक्राइबर्स को 3 लाख पहुंचा दिया तो आपको 3 लाख पहुंचते ही एक जबरदस्त गिफ्ट मिल जाएगा, और वो गिफ्ट ऐसा मिलेगा जिसकी शायद आप लोगों ने उम्मीद छोड़ दी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।